नमस्कार, दिस इज खुशवंत पदनानी। हम देख रहे हैं एनटीए अभ्यास ऐप के टेस्ट नंबर 67 के सॉल्यूशंस ऑफ द जेईई सेक्शन और ये है सवाल नंबर 14। ठीक है, सो दिस इज 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। A pendulum is oscillating with an angular amplitude of 90 degree as shown in the figure. ठीक है, the value of angle alpha made by the string with the vertical at which the acceleration is directed horizontally. ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। इस सवाल को हम ना कुछ हिस्सों में स्प्लिट्स करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं। तो देखो, पहला लिखता है यहां पर क्वेश्चन में कि द एंगुलर एम्पलीट्यूड इज 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर ये पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन है, सपोज वो वर्टिकल पोजीशन से ऑसिलेट करना चालू करता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जैसे ही आ जाता है तो ये पोजीशन उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रही है फ्रॉम द वर्टिकल। मतलब इसके आगे ऊपर की तरफ नहीं जाता है, मतलब इट कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट until this and does not go beyond it। ठीक है, तो हम मार्क करते हैं, सपोज दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन सी। इनके बीच में एक और पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन नंबर बी। राइट, ओके, तो अब ये हो गई पोजीशन बी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसको हम अल्फा लिख लेते हैं। राइट, अब हम पोजीशन ए से लेकर सी के बीच में और ए से लेकर बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्या है प्रोसेस, आगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, तो हम मान लेते हैं कि जब वो पेंडुलम एकदम लोएस्ट पोजीशन पे है, इस पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी u है। राइट, अब वो सी तक आया, जब वो सी तक आया ए से, तो सी पर रुक गया, तभी वो ऊपर नहीं जा पाया। इसका मतलब सी पर वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो। सपोज अपन मान लेते हैं कि पेंडुलम की लेंथ l है ना, और इसका जो बॉब है इसका मास m है। करेक्ट, तो अब हम a से लेकर c के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडुलम ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है। मतलब जब ये मूव कर रहा है इस पर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, ऐसा अजम्पशन है। तो अगर ग्रेविटी काम कर रही है और ग्रेविटी अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। कहने का मतलब द काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए is equal to kinetic energy at C plus potential energy at C। राइट, ठीक है। अब हमें क्या क्लियर हो रहा है कि सपोज अगर A लोएस्ट पोजीशन है तो हम यहां पर मान सकते हैं कि दिस कैपिटल U और पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू जीरो। राइट, और क्योंकि पॉइंट C बॉटम या फिर बेस से L लेंथ की दूरी पर है, इसीलिए वहां पर देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, जीरो। क्यों होगी जीरो, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी जीरो है और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अब हम क्या करेंगे, यू ए इज जीरो, तो इसको जीरो कर देते हैं। के सी इज ऑल्सो जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो। सब्स्टिट्यूट करें आगे वैल्यूज, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट c, दैट इज m g l। करेक्ट, यहां से u स्क्वायर आ जाता है 2gl। राइट, अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन द पॉइंट्स a टू b। राइट, ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। तो सपोज अगर बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई है v, वेलोसिटी हो गई है v, तो अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस
potential energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. Am I correct? ये लिख लें, ठीक है। अब हम लोग एक बात देखते हैं, क्या कि सर यहां देखिए ना, हम इसके लिए हाइट कैसे निकालेंगे? अगर पोटेंशियल एनर्जी एट बी चाहिए तो बी पर हाइट चाहिए होगी, क्योंकि हाइट mgh होती है। तो मैं बोलूंगा देखो, अपन वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ओके, सो वील सी इट दिस वे। यहां देखना गौर से, पोजीशन बी पर स्ट्रिंग की लेंथ तो बदली नहीं, वो एल ही थी। तो इस ट्रायंगल को देखना, ये वाला ट्रायंगल जिस पर आई एम मूविंग द स्पॉटलाइट, रेड कलर की जो लाइट है ना, इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज एल, और क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है तो ये जो बेस है दिस मच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एल कॉस अल्फा, राइट? देखना ध्यान से, ये हो जाएगा एल कॉस अल्फा, दिस हाइट। I'll write this here, अपन लिख लेते हैं L cos alpha, राइट? और टोटल लेंथ तो L है, ये दिख ही रहा है। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस वन, राइट? एम आई करेक्ट? इसको मार्क कर लेते हैं यहां पे इन द फिगर। दिस कम्स आउट टू बी लेट्स से h डैश, है ना? तो h डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? h डैश is the height of the ball when it is at position B from the given figure. It is equal to क्या हो जाएगी? देखो L minus L cos alpha, तभी तो ये आएगी हाइट, राइट? तो इसको लिख लेते हैं L minus L cos alpha, which is L कॉमन लिया, 1 minus cos alpha। ये h डैश की वैल्यू हो गई, करेक्ट? अब अपन वैसे ही सब्स्टिट्यूशन दोबारा करते हैं, है ना? तो दिस UA बिकम 0, पोटेंशियल एनर्जी A पर अपन ने 0 अज्यूम की है, एकदम लोएस्ट पोजीशन है वो। बाकी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर एट पॉइंट A इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट B कितनी है? V है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh डैश, और h डैश की वैल्यू अपन यहां निकाल चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, u स्क्वायर यहां पर अपन ने कितना निकाला है? 2gl, राइट? उसको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और h डैश की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक? तो देखो क्या आता है आगे। तो m/2 u स्क्वायर की जगह 2gl फ्रॉम व्हाट वी हैड डन इन द अबव एक्सप्रेशन, राइट, इज इक्वल टू m/2 इंटू v स्क्वायर प्लस mg। h डैश की जगह क्या आ जाएगा? l टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा या cos अल्फा, राइट? अब m गेट्स कैंसल्ड ऑन ईच साइड, ठीक है? तो कैंसिल कर लो, और यहाँ पर 2 और 2 भी कैंसिल हो रहा है, राइट? तो देखो अपने पास एक्सप्रेशन कैसा बनता है। द एक्सप्रेशन इज gl इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 प्लस gl माइनस gl cos अल्फा, ठीक? तो ये gl और gl दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू gl cos अल्फा, राइट? इसीलिए v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gl cos अल्फा। अगर v है वेलोसिटी ऑफ द बॉल या फिर पेंडुलम एट पॉइंट B, अगर इस पॉइंट पर बॉब की वेलोसिटी स्मॉल v है तो उस स्मॉल v का स्क्वायर आ रहा है 2gl cos अल्फा, ठीक है? इसको अपन क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे, राइट? ओके, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? तो ये अपन के पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, राइट? इसको अपन नोट कर लेते हैं, राइट? अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, राइट? ये लिख लिया है सबने, है ना? ये लिख लिया है, ठीक है? इसको इरेज कर दे, इस वाले पार्ट को इरेज कर दे। देख लो ध्यान से, हमने क्या किया? बेसिकली हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया ए से लेकर सी के बीच में और ए से लेकर बी के बीच में। तो जब ए से लेकर सी के बीच में लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी जो पॉइंट ए पर थी, है ना, उसकी वैल्यू आ गई u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl आ गया, राइट?
और कैसे लगाया, ये इस बेसिस पर लगाया कि ये जो पेंडुलम है ये सी पोजीशन पर जाकर रुक जा रहा है, एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन, एम्पलीट्यूड मतलब उसके ऊपर नहीं जा रहा है पेंडुलम। और ऐसा कब होगा, जब उस पॉइंट पे पेंडुलम की वेलोसिटी 0 हो जाए। उस अजम्पशन या उस डेटा को ध्यान में रखकर हमने ये निकाला। फिर पॉइंट बी पर इसकी हाइट क्या होगी, एच डैश हमने देखा, और उसी एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करते हुए u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl डालते हुए फिर से हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को इक्वेट किया पॉइंट्स ए और बी के बीच में, और पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है v, उसके लिए एक एक्सप्रेशन आ गया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl cos अल्फा। ठीक है, क्लियर है ये क्लास? ठीक है, तो इसको याद रख लो, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl cos अल्फा और u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl। ठीक है, ओके, अब इक्वेशन लिख लेते हैं। u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl आया, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl cos अल्फा आया, जहां पर ये है पेंडुलम। इसको और अच्छे से बना लेते हैं। यहां पर ये है पेंडुलम का सी पोजीशन, पेंडुलम का ए पोजीशन, और ये हुआ इसका बी पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, और ये हो गई पोजीशन नंबर सी। ठीक है, और ये हुआ अल्फा। ठीक है, हमने देखा था, और आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो एक चीज है ना, अब इस बी पोजीशन पे सपोज मैं पेंडुलम के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो कैसा बनेगा, नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है mg, राइट, और अपन यहां पर अगर इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दें, है ना, और ये एक और लाइन ऐसी बना दें परपेंडिकुलर टू दिस, तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से ये एक लाइन है, राइट। अब हमें ये दिख रहा है, राइट, कि अगर ये एंगल अल्फा है, राइट, तो ये वाला एंगल भी कैसा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसको अपन अल्फा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इस mg के अपन कंपोनेंट्स लिख सकते हैं क्या, एक होगा अलोंग दी पेंडुलम, एक हो जाएगा अलोंग दी पेंडुलम, और दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस वन, और एक और हो जाएगा, राइट, दो अपन कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा, mg cos अल्फा, राइट, और ये कितना हो जाएगा, mg sin अल्फा, करेक्ट, राइट है ना। तो क्योंकि इस पेंडुलम पर पेंडुलम के डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर क्या काम कर रहा है, टेंशन काम कर रहा है, तो अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सी, याद आ रहा है, ये अपन ने पढ़ा है एनएलएम में, टेंशन T माइनस ऑफ mg cos alpha will give you the net force acting along the string। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्टडी करते हुए हमने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एज बोलो बोलो बोलो, centripetal force given as mv square by l, net force which is acting on the bob, right, of mass m is given as mv square by l, which is tension T minus mg cos alpha। ठीक, ये अपन ने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमें एनर्जी कंजर्वेशन से आई है। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, T माइनस mg cos alpha इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l में v स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं 2gl cos alpha। ठीक, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन T इज इक्वल टू, यहां पर दिस गेट्स कैंसल्ड, ठीक है, सो दिस बिकम्स 3mg cos alpha। ठीक, ये अपन की आ गई नेक्स्ट इक्वेशन, टेंशन की वैल्यू एट द पोजीशन B, राइट। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये 3 इक्वेशन तो आ गई, निकालना क्या है, अल्फा निकालना है। ठीक है, कैसे आएगा, एक और पेचीदगी भरा पॉइंट, या फिर कह लो बड़ा ही इंट्रिकेट सा, सिंपल सा है, लेकिन फिर भी पॉइंट सिंपल है। देखो क्या लिखता है, इनडायरेक्ट है, मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्ट एक डेटा दिया है। देखो, द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा मेड बाय द स्ट्रिंग
विथ द वर्टिकल, मतलब ये निकालना है अल्फा at which the acceleration is directed horizontally। क्या मतलब हुआ इसका? एक्सेलरेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, तो हमने एक फंडा सीखा है, याद आ रहा है वो, कि एक्सेलरेशन को या किसी भी वेक्टर को अपन हमेशा रिजॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, इसका क्या मतलब हुआ? अपन एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ax i cap प्लस ay j cap। इसका क्या मतलब है? एक वेक्टर है एक्सेलरेशन विच इज डिपेंडिंग अपॉन its x component and its y component in this pattern। अगर कहता है एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड है, मतलब y component कैसा हो गया एक्सेलरेशन का? जीरो। ये कंपोनेंट कैसा हो गया? जीरो। अगर y कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जीरो है तो अब एक और क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। देखो आप खुद ही समझ जाओगे। हम क्या लिखते हैं? F, यानी कि फोर्स एक्टिंग is equal to mass times of acceleration, right? Now this force is nothing but Fx I cap plus Fy j cap। तो अगर y डायरेक्शन में काम करने वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब y डायरेक्शन के फोर्स की भी वैल्यू कैसी हो गई? जीरो, राइट? करेक्ट। तो y डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्सेस इन द y डायरेक्शन सम टू जीरो, क्योंकि y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जीरो है, राइट? क्लियर। अब इस बॉडी पर y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बड़ा आसान है देखना, ये हुआ हमारा पेंडुलम, ठीक है, और इसमें अपन ने ये हो लिया इसका टेंशन, ठीक है, एंड दिस इज एंगल अल्फा, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट से ये भी अल्फा हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है? mg। अब हम क्या करते हैं? टेंशन का कंपोनेंट ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन ऐसा कुछ होगा, ये एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया पिंक वाला, मैंने बना दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी? देखो, दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी t cos अल्फा, राइट, और हॉरिजॉन्टल विल बी t sin अल्फा, t sin अल्फा। लिख लेते हैं इसको ऐसा कुछ, ठीक। अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करने वाला फोर्सेस का नेट वैल्यू कैसी है? जीरो। हाँ या ना? देखो ये लिखा है अभी अभी। इसी को एक्सपैंड करते हैं, नेट फोर्सेस जीरो, मतलब अगर ऊपर की तरफ t cos अल्फा है, ठीक है, उसको प्लस ले लेते हैं, नीचे की तरफ mg है तो उसको माइनस ले लेते हैं, तो इसका टोटल वैल्यू कैसी आ रही है? जीरो। इसका मतलब, बोलो, इसका मतलब t cos अल्फा इज इक्वल टू mg, राइट। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। यहां लिखते हैं इसी इक्वेशन को, t cos अल्फा, इसको t को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg अपॉन cos अल्फा, राइट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्लास, वी आर वेरी क्लोज टू द सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है? अपने आप से पूछो, हमें व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज अल्फा, राइट। तो अपन 3 और 4 की इक्वेशन को यूज करके क्या अल्फा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करते हैं, है ना। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा? देखो एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आएगा, 1 इज इक्वल टू 3, राइट, टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। देख लो एक बार, सोच लो, है ना। यही आएगा एक्सप्रेशन, 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। बस देखो अब सिर्फ अल्फा ही बचा एक्सप्रेशन में, है कि नहीं। तो यू हैव कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, या आप लिख सकते हो कॉस अल्फा, दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको यहां लिख लें ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो तो हमारे पास आ रहा है कॉस अल्फा
is equal to 1 by root 3. Therefore, alpha is equal to cos inverse of 1 by root 3. That is option number C. हुआ clear? यही होगा आंसर, राइट? सो यू हैव cos alpha is equal to 1 by root 3. या cos या फिर alpha की वैल्यू is cos inverse of 1 by root 3. So this gives you cos alpha is equal to 1 by root 3, या कह लो alpha is equal to cos inverse of 1 by root 3. This is your final answer. This is your final answer. ठीक है, हुआ क्लियर? मैं एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है, ब्रीफ में समझ में आने लगेगा और अच्छे से. देखो, पहले हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया ए से लेकर सी के बीच में, उससे यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl आया. फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया ए से लेकर बी के बीच में, जिससे वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gl cos अल्फा, जहां पर वी है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वी है वेलोसिटी एट पॉइंट बी. ठीक है, फिर हमने क्या किया, टी की वैल्यू, फिर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा. किसके लिए? हमने एक एक्सप्रेशन लिखा टी माइनस एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल. राइट? ओके, राइट, ओके. तो हमें ये समझ में आ गया कि हमने फिर कैसे टेंशन के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला कि टी माइनस एम जी कॉस अल्फा, है ना, इज द नेट टेंशन और द नेट वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. उसके लिए एक्सप्रेशन लिखा हमने, राइट? एंड यहाँ पर हमने वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, टेंशन की वैल्यू निकाला, टी इज इक्वल टू 3mg cos अल्फा. और जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब फोर्स भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है. तो अपन ने इसीलिए नेट फोर्स अलोंग दी वर्टिकल डायरेक्शन 0 किया. तो टी cos अल्फा जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो नीचे के डाउनवर्ड फोर्स यानी कि mg के इक्वल हो गया. तो t इज इक्वल टू mg बाय cos अल्फा भी आ गया और t इज इक्वल टू 3mg cos अल्फा भी आ गया. इसमें से इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया ताकि t को हम एलिमिनेट कर सके. एलिमिनेट हुआ t और हमारे पास अल्फा आ गया cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3. राइट? क्लियर है? ये बहुत ही गजब का सवाल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी. मेक श्योर करो कि इस सवाल को बहुत ही अच्छे से समझ लो. अगर ये सवाल क्लियर है तो अपने आप ही इस चैप्टर से जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे सवाल बनने लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स खुलने लगेंगे और आप और भी मजबूत हो जाओगे अपने अप्रोच में. ठीक है, चलो बढ़िया, क्लियर है, बहुत सही, राइट? ओके क्लास.